Now, am I audible? Am I audible now? ओके ओके, थम्स अप कर दीजिए अगर ऑडिबल है तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से जल्दी से। ओके ओके गुड। चलिए तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को सभी को जोड़िए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो सेशंस होंगे वो लाइव में सबसे ज्यादा मजा आता है, समझिएगा। क्योंकि कभी ना कभी हम बात जब करते हैं तो एक्चुअली जब हम बाद में देखते हैं ना लाइव वीडियो जो स्ट्रीम हो जाती है उसके बाद जब देखते हैं तो क्वेरी आपकी नहीं रह जाती है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपको क्वेरी दबानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से लाइव स्ट्रीम कीजिए, जल्दी से लाइव जुड़िए। ठीक है, ये सेशन आपके लिए ही हो रहा है। ठीक है, इस सेशन के थ्रू ही आप फ्लूइड मशीनरी अच्छे से समझ पाएंगे, तो जल्दी से लाइव जुड़िए जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने कल बात की थी फ्लूइड मशीनरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। उन टर्म्स को हम जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जिनकी जरूरत हमें इन क्वेश्चंस में फर्दर पड़ती है। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन से हमने फ्लूइड मशीनरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम VR1 V1, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो रनर पावर होती है उसका प्रोडक्शन, एंड साथ ही जो फ्लूइड मशीनरी से हमें टोटल ओवरऑल इफिशिएंसी निकलती है या फिर हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकलती है, उसका फॉर्मुलेशन किस तरह से करते हैं और ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, वो हमने कल एक सिंगल क्वेश्चन में देखा था। अब फर्दर हम आगे क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है, बट इस क्वेश्चन में हमें देखना होगा, सबसे पहले कुछ रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं। कल हमने देखा था कि V1 इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH हमने लिया था, जहां पर CV हमारा था वेलोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमने इसे कहीं ना कहीं वेलोसिटी कोफिशिएंट लिया था। ठीक है, और इसकी वैल्यू अराउंड एंड अराउंड हुआ करती थी, अराउंड एंड अराउंड 0.972 टू 0.99। क्वेश्चन में आपको जनरली 0.98 दिया रहता है जनरली। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्पीड रेशियो की, ठीक है, ऐसे ही अगर बात करूं मैं स्पीड रेशियो की, तो यहां पर हम KU की बात कर रहे थे, U अपॉन अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो यहां पर जो KU होता है ये अराउंड होता है 0.43 से 0.47 तक। ठीक है, और इसकी जनरल वैल्यू आपको मिलती है 0.45, जनरल वैल्यू मिलती है 0.45। ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर ऑफ बकेट्स की, तो हमने देखा था कल कि टाइगन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बकेट्स के लिए, टाइगन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बकेट्स जो होते हैं हमारे पास Z इक्वल टू हो जाता है My2 प्लस 15। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं अब बात करता हूं नंबर ऑफ जेट की, या फिर एक हमारे पास जेट रेशियो होता है। ठीक है, ये भी हमने देखा था जेट रेशियो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये D हमारे पास एक तरह से व्हील का पिच डायमीटर होता है, ये व्हील पिच डायमीटर है। ठीक है, और साथ ही ये हमारे पास नोजल डाया है, तो जेट रेशियो हमारे पास D/D, इसी को हमने जनरली M बोला था, जो यहाँ पर हमने यूज किया था M। क्लियर। तो यहाँ पर M की वैल्यू हम जनरली लेके चलते हैं 12। ठीक है, जेट रेशियो हम जनरली लेके चलते हैं 12। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये 15 + 6 आपको कितना लेके चल रहे हैं, अराउंड 21 और 22 बकेट्स, नंबर ऑफ बकेट्स। अगर हम नंबर ऑफ जेट की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको PPT क्लास में ये बताया हुआ है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पेल्टन व्हील होता है, जिसे हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पेल्टन व्हील को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मैंने जितने भी आपको अभी तक डायग्राम बनाए वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्लियर। ये हमने कल बात की थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पेल्टन व्हील के लिए नंबर ऑफ जेट जो लिए जाते हैं वो मैक्सिमम लिए जाते हैं 2। हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एक्सिस पेल्टन व्हील होती है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट लिए जाते हैं 2। ठीक है, जबकि जो हमारी वर्टिकल एक्सिस, इसको ध्यान दीजिएगा, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस पेल्टन व्हील होती है उसके लिए
पेल्टन व्हील होती है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स हम अराउंड लेके चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स हम अराउंड लेके चलते हैं 6। ठीक है, तो मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस पेल्टन व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ जेट्स हमारे 2 ले जाते हैं जनरली, जबकि यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास पेल्टन व्हील कुछ इस तरह की है, अगर हमारे पास पेल्टन व्हील क्या है, पेल्टन व्हील जो है वो इस तरह से है, यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन है, और यहाँ पर ये जो आपके पास बकेट्स हैं जिस पर इस पर इम्पिंजमेंट हो रहा है, तो नोजल से वो इस प्लेन में हो रहा है, मतलब ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एक्सेस क्या हो गया, वर्टिकल। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एक्सेस क्या हुआ, वर्टिकल। तो वर्टिकल एक्सेस पेल्टन व्हील के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट हम जो यूज करते हैं वो अराउंड 6 यूज करते हैं। क्लियर, वो अराउंड हम 6 यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये रिकैप्चुलेशन लिया, अब रिकैप्चुलेशन लेने के बाद हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं, और इस रिकैप्चुलेशन में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं, जैसे कि ये हमारा पेल्टन व्हील के लिए नंबर ऑफ जेट्स मैक्सिमम कितने होते हैं वो आपकी एक्सेस पर डिपेंड करता है। पेल्टन व्हील की एक्सेस पर डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ जेट्स कितने ज्यादा लग रहे होंगे पावर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, शाफ्ट पावर दी हुई है, गिवन हमारे पास क्या क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन हमारे पास शाफ्ट पावर दी हुई है, ओके, शाफ्ट पावर कितनी है, 11.772 मेगावाट दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 11772 किलोवाट। क्लियर, ये हमारे पास होगी शाफ्ट पावर। नेक्स्ट चलते हैं हेड पर। हेड हमें दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है 380 मीटर, ओके, ठीक है, एन दिया हुआ है 750 आरपीएम, ओके। ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा ओवरऑल दिया हुआ है 86%, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू में 0.86। क्लियर, अब जेट डायमीटर इज नॉट टू एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। तो यहां पर अगर रेशो की बात करें तो आपको m ना देके 1/m दिया हुआ है, मतलब d/d दिया हुआ है। एक तरह से यहां पर क्या है कि जो जेट डायमीटर इज नॉट टू एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर। ठीक है, तो 1/6 यहां पर ये चीज दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जो d हो जाएगा, कैपिटल D मतलब व्हील डायमीटर, वो 6 टाइम ऑफ d हो जाएगा। आपको मैंने बताया था m की वैल्यू अराउंड एंड अराउंड हम 12 लेके चलते हैं, बट क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर m की वैल्यू बेसिकली क्या है, 6 है। यहाँ पर अगर इसे m निकालोगे तो m क्या है, d/d, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है, जेट रेशियो 6 दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। डिटरमाइन व्हील डायमीटर, हमें ये बताना है मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है, साथ ही हमें बताना है नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड हैं, किसके लिए, शाफ्ट पावर के लिए। शाफ्ट पावर आपको 11772 किलोवाट जनरेट करनी है, तो कितने नंबर ऑफ जेट की जरूरत पड़ेगी आपको वो भी निकालना होगा। साथ ही डायमीटर ऑफ द जेट, जेट का डायमीटर भी निकालना है, जो कि है हमारे पास स्मॉल डी। तो ये जो डी है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, इन्हें निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं V1 वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमारे लिए U की वैल्यू की जरूरत पढ़ने वाली है। ठीक है, तो पहले आप उन वैल्यू को निकालिए। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम बात करेंगे फिर शाफ्ट पावर और यहाँ पर जो हमारे पास वाटर पावर होती है उसके थ्रू चलते हुए, क्योंकि आपको एफिशिएंसी दी हुई है ओवरऑल एफिशिएंसी 86%। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, तो एक काम करते हैं, आप सबसे पहले V1 निकालिए, सबसे पहले V1 निकालिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई है। समझिएगा जरा, यहां से उल्टा देखिएगा, इसे हम क्यों किस वे में लेके जाएंगे। जब ये क्वेश्चन हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, हमारे माइंड में ये चलना चाहिए यहाँ पर कि अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड मतलब टोटल हमारे पास डिस्चार्ज कितना आना चाहिए। जरा समझो इस चीज को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास पेल्टन व्हील है, ठीक है, ये मेरे पास पेल्टन व्हील है, क्लियर। अगर इस पेल्टन व्हील से, इस क्वेश्चन का फिजिकल मीनिंग समझो सबसे पहले, अगर इस पेल्टन व्हील से मुझे 11,772 किलोवाट पावर की रिक्वायरमेंट है,
तो मुझे इस पर कितना डिस्चार्ज देना पड़ रहा है, इस चीज का भी तो मायने होगा ना। इस चीज को समझो कि यहाँ पर जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, जो मैंने कल आपको समझाया था। क्या समझाया था कि जो हमारे पास वाटर आ रहा है वो कहीं ना कहीं रिजर्वोयर से और यहाँ पर अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे लेके आ रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम कहां पर देखते हैं, नोजल पर। हम नोजल के आउटकम पर क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उससे पहले यहां पर क्या होती है, वही काइनेटिक एनर्जी पेल्टन व्हील के अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलते हैं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां पर नोजल लगी होती है। क्योंकि यहां पर नोजल लगी होती है तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किन में कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं कि मेरे पास जो वाटर पावर है, समझिएगा, अगर मैं बात करूं वाटर पावर की, तो वाटर पावर क्या होता है, वाटर पावर होता है रो जी क्यू एच। मैंने कल आपको बताया था ये, हमें रो जी क्यू एच पता है। मैंने ऐसा क्यों सेंस लिया, मैंने आप यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर सेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हाफ एम वी स्क्वायर से भी इसी पर पहुंचोगे। क्यों करना होगा ऐसा, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्चार्ज की बात करनी है। क्योंकि डिस्चार्ज की बात करनी है कि कितना डिस्चार्ज, कितना टोटल डिस्चार्ज इसमें शाफ्ट पावर को 11772 प्रोड्यूस करे, कितना डिस्चार्ज इसमें शाफ्ट पावर 11772 प्रोड्यूस करे, इस चीज को समझो। ठीक है, तो यहां पर हमें टोटल वाटर पावर पहले निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल वाटर पावर मिल गई मुझे। अब जरा समझो इस चीज को, अगर मैं टोटल वाटर पावर निकाल लूं, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं टोटल वाटर पावर की बात करूं तो वाटर पावर जो है मेरे पास WP, और अगर मैं बात करूं यहां पर ईटा ओवरऑल की, तो आपको याद होगा ईटा ओवरऑल हमने कल देखा था, वो क्या होता है, शाफ्ट पावर अपॉन में वाटर पावर। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ईटा ओवरऑल। आपका जो आउटकम है वो क्या है, क्यू को निकालना। अगर आप क्यू निकाल लेते हो तो आप ये बता पाओगे नंबर ऑफ जेट कितने निकलेंगे, ये बता पाओगे नंबर ऑफ जेट की कितनी रिक्वायरमेंट है हमें इतने क्यू को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जरा इसको देखिएगा, ईटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शाफ्ट पावर आपको दी हुई है, वाटर पावर में क्यू अननोन है, बट ईटा ओवरऑल दिया हुआ है, ईटा ओवरऑल दिया हुआ है। तो यहां से आप कहीं ना कहीं क्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं ना। ठीक है, यहां से आप टोटल डिस्चार्ज की बात कर सकते हैं। अगर मैं उस टोटल डिस्चार्ज को डिवाइड कर दूं किससे, अगर उस टोटल डिस्चार्ज, जो हमारे पास टोटल डिस्चार्ज इस फॉर्मूले से निकला है, उसे अगर डिवाइड कर दूं मैं एक जेट के डिस्चार्ज से, एक जेट के डिस्चार्ज से, तो एक जेट का डिस्चार्ज क्या होगा हमारे पास, A इंटू V1। एक जेट का डिस्चार्ज क्या होता है, एक जेट का डिस्चार्ज क्या होता है, इसको समझो। ये हमारा क्यू है, स्मॉल क्यू, वो क्या होता है, एरिया ऑफ द नोजल आउटलेट, एरिया ऑफ द नोजल आउटलेट इनटू में जो हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V1। तो यहां पर इस क्वेश्चन की पहले अप्रोच समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए A इंटू V1 क्या है, A के लिए आपको पता होना चाहिए डायमीटर क्या है। तो यहां पर आप डायमीटर भी निकाल पाओगे, डायमीटर ऑफ द जेट। ठीक है, यानी कि डायमीटर ऑफ द जेट का मतलब क्या हो गया, डायमीटर ऑफ नोजल, ऐसा ही तो हम मान के चलेंगे, डायमीटर ऑफ नोजल ही मान के चलेंगे। साथ ही फिर व्हील डायमीटर आप निकाल सकते हो M के फॉर्मूले से। ठीक है, और नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड आप इस Q के सेंस से निकाल सकते हो, पहले ये Q निकाल के। तो नंबर ऑफ जेट क्या हो जाएगा, यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ जेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जेट हो जाएगा Q अपॉन स्मॉल q। दिस इज द नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड। क्लियर, यहां तक बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं। निवेदित जी, नंबर ऑफ जेट जो होते हैं वो अराउंड एंड अराउंड हम 18 लेके चलते हैं, 19 लेके चलते हैं। ठीक है, बट जो हमारी जनरल कंडीशन होती है, जो जनरल कंडीशन होती है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर दे रहा हूं। आपने, उम्मीद है, क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो हमने वैल्यू लिखी थी my2 + 15, तो उसके सेंस में हमारे पास my2 प्लस m की वैल्यू कितनी है, हम जनरली 12 लेके चल रहे हैं, तो उसके सेंस में हमारे पास ये वैल्यू 21 के अराउंड होती है। ठीक है, 21 के अराउंड होती है, बट हाँ हम अराउंड एंड अराउंड इनकी बात कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ जेट क्या होंगे, नंबर ऑफ जेट कहां से निकलेंगे, टोटल डिस्चार्ज, जितना इसको जरूरत है किसके लिए, वर्डिंग पर जाओ, जितना इसको जरूरत है किसके लिए, पावर इतनी प्रोड्यूस करने के लिए, वो टोटल डिस्चार्ज कहां से आएगा, इस फॉर्मूले से, कहां से, Q से। और अगर उस Q को मैं डिवाइड कर दूं एक जेट से, डिस्चार्ज से, तो हमारे पास कितने, जितने भी नंबर ऑफ जेट की जरूरत है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, तो हमें इस Q के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और इस Q के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हमने अप्रोच समझ ली कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं अभी इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ से हमने अप्रोच को क्लियर कर लिया है। अब लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास V1 पता होना चाहिए। V1 क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एक सिंगल जेट के डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है।
उसी से डिवाइड करोगे तो सिंगल जेट के डिस्चार्ज की वैल्यू में a इंटू वी आ रहा है, तो हमें V1 चाहिए। चलो भाई पहले V1 निकालो। V1 क्या होता है, कल ही हमने बात की थी, CV अंडर रूट 2GH। जब तक कि H में क्वेश्चन में आपको ना दिया हो कि ग्रोस हेड है या नहीं है, आप क्या मान के चलोगे, नेट हेड। सिंपल, आप क्या मान के चलोगे, नेट हेड। इसे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नेट हेड मान के चलना है। कितना हो जाएगा, 380 के हिसाब से। वैल्यू कितनी दी हुई है CV की, 0.985 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 380, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बताइए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बताइए। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सॉरी V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए। जल्दी से जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से। वेरी गुड सांगी जी, वेरी गुड। 85.05 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास V1 आ गया। क्लियर। अब हमें इस V1 से क्या निकल के आएगा, हमारे पास Q, बट हमें अभी डायमीटर नहीं पता। भाई Q तो तभी बता पाओगे जब हमें डायमीटर पता हो नोजल का। और डायमीटर किस तरह से पता लगेगा, अगर हमें ये कैपिटल D पता लग जाए, क्योंकि हमें D/D पता है बट कैपिटल D तो नहीं पता अभी, है ना, तो इससे डायमीटर निकल जाएगा। बट डायमीटर के लिए अप्रोच कैसे लोगे, कैपिटल D निकालना है। कैपिटल D निकालने के लिए आपको KU दिया हुआ है, जरा यहां से सेंस करो, क्योंकि ये क्या है ये हमारी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। आपको याद है कि ये हमारी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में जो हमारे पास यहाँ का स्पीड हुआ इस पॉइंट का, वो क्या है, U है। इस स्पीड, इस पॉइंट की, सॉलिड बॉडी की, मतलब बकेट की स्पीड क्या है, टेंजेंशियल U है। कहां पर, पिच सर्कल पर, पिच सर्कल पर। तो आपको पता है U इक्वल टू क्या होगा, U इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर हम बात करें जो हमारी स्पीड है यहां पर दे रखी है, देखिए 750 आरपीएम। तो यहां से अगर मैं U टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करूं, तो आपको याद होगा एक रिलेशन होता है U इक्वल टू आर ओमेगा से, एक रिलेशन होता है U इक्वल टू आर ओमेगा से। तो यहां पर अगर मैं आर ओमेगा की बात करूं तो आर हमारे पास जो डायमीटर है उसी के सेंस में तो आता है dy/2। ओमेगा अगर बात करूं तो ये क्या होता है 2πn/60, ये क्या हो जाता है 2πn/60। तो यहां से क्या आ जाता है π/d या π/d/n/60। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, बार बार इसे डिराइव मत कीजिएगा, π/d/n/60। तो ये हो गया हमारे लिए U की वैल्यू, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू n के टर्म्स में होती है π/d/n/60। हमेशा याद रखिएगा, बार बार इसे कैलकुलेट मत कीजिएगा। π/d/n/60, d कौन सा, यहां से यहां तक टोटल वाला, ये वाला पिच सर्कल वाला, लास्ट बकेट के लास्ट पॉइंट नहीं, ठीक है, ये पिच सर्कल वाला। क्लियर, ठीक है। तो π/d/n/16 से हो गया, n पता है हमें, ठीक है, हमें d निकालना है। हमें u पता है क्या, अभी हमें u पता है क्या, अभी नहीं पता। u कहां से निकालोगे, u कहां से निकालोगे, अभी हमें इसमें u निकालने के लिए हमें d नहीं पता, और d को हमें निकालना है, d को हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझे स्मॉल d चाहिए, तो स्मॉल d को कैपिटल D के थ्रू निकालेंगे और कैपिटल D को u के थ्रू निकालेंगे। u की वैल्यू क्या है, जरा पहले u की वैल्यू कैलकुलेट करो। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, KU इंटू अंडर रूट 2GH। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकैप्चुलेट किए थे सारे रिलेशन, तो यहां से आपको दिख रहा है U इक्वल टू KU अंडर 2GH। हमें ये अपने माइंड में लेके चलना होगा। फ्लूइड मशीनरी में बस यही कहानी होती है कि आपको जो सीक्वेंस है ना क्वेश्चन का, वो पहले देखना होता है कि क्या चीजें निकालनी है, फिर रिवर्स आना पड़ता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछ ली जा रही है, ठीक है। तो यहां पर U इक्वल टू KU अंडर 2GH, तो U की वैल्यू क्या हो गई, KU की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 0.45 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 380। जरा यहाँ की इसकी वैल्यू बताइए, U की वैल्यू बताइए जल्दी से, U की वैल्यू बताइए जल्दी से, U की वैल्यू बताइए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चंस को साथ, हाँ वेरी गुड निवेदित जी, वेरी गुड सांगिया जी, वेरी गुड लवी जी, बहुत बढ़िया। 38.85, थोड़ी सी लवी जी वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, बट ठीक है, अप्रोक्स में चलेगा। 38.85, वेरी गुड।
38.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास u की वैल्यू अब आ गई है। ठीक है, बाकी जो गिवन वगैरह हैं उनको या मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर वर्डिंग को रफ कर रहा हूँ, बाकी मैंने गिवन वगैरह सब लिख लिए हैं। ठीक है, ठीक, तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो u की वैल्यू यहां से आ गई। अब इस रिलेशन को यहां पर लेके चलो, u क्या हो गया यहां से पाई डी एन वाई 60। ठीक है, पाई डी एन वाई 60। अब मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम अगला क्या वैल्यू निकालने वाले हैं। हम d को निकालने वाले हैं। d को कैसे निकालेंगे, 38.85 ये हो गया u इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन। एन की वैल्यू यहां पर कितनी है 750। आरपीएम, आरपीएम हमेशा याद रखिए, अगर मैंने यहाँ 60 लिया है तो आरपीएम में लेंगे, अगर यहाँ 60 नहीं लूंगा 1 लूंगा तो क्या लूंगा आरपीएस में। क्लियर, तो यहाँ आरपीएम की वैल्यू के हिसाब से डी की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताइए, डी की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निवेश जी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा लैग चल रहा है बट ठीक है कोई इश्यू नहीं है। आप थोड़ा उसी हिसाब से थोड़ा सोच के रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लैग चल रहा है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए, यहां पर आंसर बताइए। डी की वैल्यू कैपिटल डी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है जल्दी से बताइए इन मीटर्स। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 0.989 मीटर। ठीक है, अप्रोक्स में आ रहा है कोई इश्यू नहीं है, अप्रोक्स में आ रहा है कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 0.97 या 0.96। ठीक है, तो यहां से कैपिटल डी निकल गया, तो अब यहां से आप स्मॉल डी निकाल सकते हो। कैसे, कैपिटल डी बाई 6। ठीक है, तो 0.989 डिवाइडेड बाई 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.165 मीटर। अराउंड एंड अराउंड आपकी भी इसके हिसाब से आ जाएगी 0.165 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया डी की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हमें व्हील डायमीटर निकालना था। देखो अब हम रिवर्स में चले ना, सारी चीजें मिल गई। रिवर्स में चले, नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड की बात की थी जो अल्टीमेट एम है हमारा, उससे हम रिवर्स में चले, हमें व्हील डायमीटर में मिल गया। कितना मिला 0.989 मीटर। आंसर आ गया इसका 0.989 मीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द जेट आ गया ना आंसर 0.165 मीटर। अब बचा है सिर्फ नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड। ये कैसे निकलेगा, हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी क्यू निकालने की, स्मॉल क्यू निकालने की, मतलब इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4 डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर इंटू V1। अब जो V1 हमने सबसे शुरू में निकाला था उसका यूज यहां होगा। तो पाई बाई 4 हमने क्यों निकाला था, पहले से ही हमने देख लिया था, यहाँ V1 हमें चाहिए। ठीक है, तो पाई बाई 4 डी की वैल्यू क्या है 0.165 का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू आई थी 85.05। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए। यहां पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी। वेरी गुड डी, सोमेश जी वेरी गुड, 0.164 गुड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू आ रही है। Q की वैल्यू जल्दी से बताइए, Q की वैल्यू जल्दी से आंसर दीजिए। Q की वैल्यू वेरी गुड सांगे जी 1.816 अराउंड 1.818। ठीक है, यहां पर ये मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्चार्ज ऑफ ए सिंगल जेट। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ ए सिंगल जेट, डिस्चार्ज ऑफ ए सिंगल जेट। ठीक है, अब डिस्चार्ज ऑफ ए सिंगल जेट तो हमें पता लग गया। ठीक है, बट हमें अभी टोटल डिस्चार्ज नहीं पता जिसकी हेल्प से हम ये पावर जनरेट करें। यहां से एक कॉन्सेप्ट की और ब्यूटी देखिएगा, यहां से एक कॉन्सेप्ट को और समझिएगा साथ में। अभी नंबर ऑफ जेट हमें निकालना है। ठीक है, यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट को और बता रहा हूं आपको, इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या कि यहां पर मैंने आपसे बोला Q इक्वल टू, यहां पर अगर सिंपल सी बात सुनिएगा, अगर हमारे पास यहां पर Q जो है, जो जेट से डिस्चार्ज निकल रहा है, एक सिंगल जेट से जो डिस्चार्ज निकल रहा है ये Q, ठीक है, वो इस पेल्टन व्हील को चला रहा होगा, समझिएगा इस चीज को, ये समझिएगा फिजिकली क्या हो रहा है। इस Q की वजह से ये पेल्टन व्हील चल रहा है। मान लीजिए ये 10 मेगावाट प्रोड्यूस करता है।
ये Q की हेल्प से, Q को मान लो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये इसका डिस्चार्ज है एक सिंगल जेट का। इस ब्यूटी को भी समझो जरा, सिंगल जेट से आप जो इस पेल्टन व्हील को चला रहे हो तो ये 10 मेगावाट की पावर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर n नंबर ऑफ जेट्स हैं, यहां पर n नंबर ऑफ जेट्स हैं, n नंबर ऑफ जेट्स है, मतलब यहां पर एक जेट और लगा दिया मैंने, तो ये मेरे पास 1 हो गया जेट, ये मेरे पास 2 जेट हो गए, तो मतलब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर यहाँ 2 नंबर ऑफ जेट्स हैं तो पावर प्रोडक्शन कितनी होगी पता है, तो हमारे पास पावर प्रोडक्शन कितनी होगी, पावर प्रोडक्शन हो जाएगी n टाइम्स ऑफ p। इस चीज को हमेशा याद रखिए, n टाइम्स ऑफ p, मतलब अगर एक सिंगल जेट से एक पेल्टन व्हील एक सेम हेड के लिए अगर एक सिंगल जेट हमें 10 मेगावाट का प्रोडक्शन देता है, तो अगर हमने डबल जेट वहां लगा दिया तो हमें 20 मेगावाट का प्रोडक्शन मिलने वाला है, 20 मेगावाट का प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आ रही है डिस्चार्ज के सेंस में, क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्यू मेरा एक सिंगल डिस्चार्ज है जिसकी हेल्प से मुझे 10 मेगावाट प्रोड्यूस होता है, तो अगर मैं यहां पर 20 मेगावाट चाह रहा हूं एनर्जी, जैसे कि यहां पर मैं 11772 किलोवाट एनर्जी चाह रहा हूं, पावर चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे डिस्चार्ज कितना चाहिए होगा, जो कि टोटल इसके ऊपर आ रहा है, नंबर ऑफ जेट्स की वजह से जो डिस्चार्ज आ रहा होगा उसको अगर टोटल सम कर लेंगे तो उन डिस्चार्ज की हेल्प से कितना मुझे पावर चाहिए, ये 11772 किलोवाट। क्लियर हो रहा है? यहां से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको फिजिकली कि जितने नंबर ऑफ जेट हम जोड़ेंगे उतना ही हमारे पास पावर का प्रोडक्शन भी उतना ही होता जाएगा, क्लियर है? ठीक है, बट मैंने आपको आज ये भी बताया कि फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सेस पेल्टन व्हील, यहां पर नंबर ऑफ जेट्स कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। ठीक है, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए ये एक्सपेरिमेंटल है कि इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, अगर आप ज्यादा लगाते हो तो लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो वहां पर रियल में काम नहीं कर पाता, जबकि देखने के लिए तो ऐसा लग रहा है ना जितने ज्यादा नंबर ऑफ जेट लगा दिए, अगर कोई यहाँ पर अपने माइंड में खुरापात लेके आ गया तो ये सोचेगा कि यार जेट ही जेट लगाते जाओ, ठीक है, पेल्टन व्हील जेट लगाते जाओ, पावर तो हमारी प्रोड्यूस होती जाएगी। नहीं भाई, रियल केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो वर्टिकल है उसमें हमारे पास वाटर जो है ग्रेविटी का भी इफेक्ट चल रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ नेग्लेक्ट कर रखी हैं अपनी एनालिसिस में, तो इसीलिए उन चीजों को भी यहाँ पर इफेक्ट रहता है रियल केस में, तो इसलिए n की वैल्यू है 2 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और वहां पर 6 से ज्यादा नहीं होती, कहां पर, जहां पर वर्टिकल एक्सेस पेल्टन व्हील हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सेस पेल्टन व्हील हो, तो उसमें हमारे पास 6 जेट से आप ज्यादा नहीं लगाते हो जनरली। क्लियर? ठीक है, तो ये दो चीजें और यहां से आपने कॉन्सेप्ट को ऐड किया यहां पर। ठीक है, क्लियर? ठीक, हाँ 1.79 सोमेश जी थोड़ा सा डिफर ज्यादा कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये पावर का कॉन्सेप्ट लिख लिया, इस पावर के कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिएगा, पावर प्रोडक्शन नंबर ऑफ जेट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं ईटा ओवरऑल के कॉन्सेप्ट से। ईटा ओवरऑल से क्या मिला मुझे, साफ्ट पावर अपॉन में वाटर पावर। अब ये जो साफ्ट पावर है ये कितनी है हमारे पास दी हुई है, कितनी प्रोड्यूस करनी है हमें, 11772 किलोवाट, डिवाइडेड बाय वाटर पावर कितनी है हमारी, रो जी क्यू इंटू एच इक्वल टू ईटा ओ कितना है 0.86। तो यहां से मुझे रो पता है, जी पता है, एच पता है, क्यू निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू निकाल के बताओ। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11772 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 इंटू ये यहाँ पर 380 था इंटू 0.86। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, क्यू टोटल, क्यू डिस्चार्ज टोटल हमारा कितना आ रहा है, क्यू डिस्चार्ज टोटल हमारा कितना आ रहा है, क्यू डिस्चार्ज टोटल हमारा कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। देखिएगा, वर्डिंग को सुनते रहिएगा, वर्डिंग सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन में ही और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को भी बताया। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, रियल में ये फिजिकल कैसे समझा जाता है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको रटा नहीं रहा हूं मैं,
आपको ये रटा नहीं रहा हूं, ना ही आपको फ्लूइड मशीनरी के क्वेश्चंस को रटना है, उनको समझना है, ठीक है, समझते हुए चलना है। कोई भी दिक्कत आती है तो पूछना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो पूछना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निवेदित जी, लवी जी, वेरी गुड वेरी गुड। 3.67 बहुत बढ़िया, 3.67। तो यहां से आपके पास ये टोटल डिस्चार्ज है। अब यहां से समझो इस चीज को, ये क्या है, ये टोटल डिस्चार्ज है जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है इतनी, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है इतनी। समझो इस चीज को कि ये टोटल डिस्चार्ज है जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है इतनी। तो हमें तो एक सिंगल जेट से डिस्चार्ज मिला था 1.818, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ अकेला डिस्चार्ज, अकेला सिंगल डिस्चार्ज, सिंगल जेट, ये इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना। जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो। जल्दी से बताओ कि यहां पर ये जो अकेला जेट है वो क्या इतनी पावर जनरेट कर सकता है 11772 की? क्या ये इतनी पावर जनरेट कर सकता है, यस और नो? इस पूरे जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर है। अब बताइए जल्दी, फिजिकली समझ में आ रहा है या नहीं, फिजिकली समझ में आया या नहीं कि ये जो है, ये जो जेट का डिस्चार्ज है वो इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें डिस्चार्ज इतना लेके चलना है। उस पेल्टन व्हील के ऊपर मुझे इतना डिस्चार्ज लेके चलना है, चाहे मैं नंबर ऑफ जेट बढ़ा के लेके चलूं, बट इतना डिस्चार्ज तो रिक्वायर्ड है इतनी पावर के प्रोडक्शन के लिए। जल्दी से क्लियर, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि 3.67 को अब हम क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ जेट निकालने के लिए Q अपॉन Q कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्स में 3.67 डिवाइडेड बाई 1.8, अराउंड ये क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ जेट हमारा कितना हो जाएगा 2। तो हमें नंबर ऑफ जेट 2 की जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछिएगा, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछिएगा, फिर फर्दर हम आगे और चलते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। मैंने आपसे, हाँ, n = 2, वेरी गुड लवी जी। यहाँ पर गुड सोमेश जी, गुड, ठीक है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं अब, ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं पेल्टन व्हील से, उन्हें हम डील कर रहे हैं। तो पेल्टन व्हील के सारे क्वेश्चंस एक बार आपने कर लिए तो फिर पेल्टन व्हील को, चाहे वो ईएसई में हो, चाहे वो जेई में हो, चाहे वो गेट में हो, कोई भी क्वेश्चन हो फ्लूइड मशीनरी से, वो आप नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमने पहले ही इतना लेंथी क्वेश्चन कल भी देखा और आज भी देखा, उससे हमने पूरा फ्लूइड मशीनरी का जो पेल्टन व्हील से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जनरली आपके गेट या ईएसई में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं लगाएंगे, हम साथ में कॉन्सेप्ट रखते हैं पूरा, ऐसे क्वेश्चंस जो कि सारी चीजें रखते हो अपने में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर तो ऑब्वियस है कि आप वो इजीली लगा पाओगे फिर जब यहाँ कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब चलते हैं, ठीक है, अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, in a Pelton wheel, in a Pelton wheel, the bucket peripheral, बस इसमें ना विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन आपने कर लिया ना इसका फ्लूइड मशीनरी का, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पेरिफेरल स्पीड का जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है फिजिकल, वो आपको समझना है, ठीक है। is 10 meter per second, the water jet velocity, the water jet velocity is 25 meter per second, is 25 meter per second, and volumetric flow rate of the jet is 0.1 meter cube per second. If jet deflection angle is 120 degree centigrade, sorry, 120 degree, okay, 120 degree, and the flow is ideal, the power developed is
द पावर डेवलप्ड इज, द पावर डेवलप्ड इज, ठीक। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, 7.5 किलोवाट, 15 किलोवाट, 22.5 ए बी, 22.5 किलोवाट एंड 37.5 किलोवाट, ठीक है। ठीक, इसे समझते हुए कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी फर्स्ट क्वेश्चन में भी ले ली है। मैंने आपको वहां पर पेरिफेरल स्पीड भी बताया था, मैंने आपको वहां पर जेट को क्यू के जो आपके पास ये 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो हमारे पास डिस्चार्ज है उसके सेंस में भी लीटर के सेंस में बताया था वहां पर। यहाँ पर ये मीटर क्यूब पर सेकेंड सीधा डिस्चार्ज दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू सीधी दी हुई है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, डिफ्लेक्शन एंगल 120 है तो फाई कितना होगा उसके सेंस में कीजिएगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल है तो फाई कितना होगा उसके सेंस में हमें लेके जाना होगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा इसका, ठीक है। मैं तब तक इसका एक इमेज बना रहा हूं, उम्मीद है आप आंसर इसका निकाल लोगे। ये हमारे पास पैल्टन व्हील हुआ, ठीक है। हो क्या रहा होगा इसमें, ठीक है, हो क्या रहा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए जेट आ रहा है, यहाँ पर उसकी पेरिफेरल स्पीड जो है, जहाँ पर हम जेट मानते हैं वहीं पर हम उसकी पेरिफेरल स्पीड की बात कर रहे होते हैं, इस सर्किल हम यहीं पर मानते हैं। तो ये जो पेरिफेरल स्पीड है वो क्या दे रखी है, द पैल्टन व्हील ऑफ बकेट पेरिफेरल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। पेरिफेरल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये यू की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये यू की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साथ ही द वाटर जेट वेलोसिटी इज 25, जो वाटर जेट वेलोसिटी है जो यहाँ नोजल से निकल रहा है वाटर जेट, उसकी v1 की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा फिगर आप बना लिया करो अपने माइंड में, ठीक है, बार बार इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बट आपके माइंड में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि v1 की वैल्यू क्या कहां पर आती है और u की वैल्यू कहां पर आती है, ठीक है। अगर ये n में दिया होता तो आपको u मीटर पर सेकेंड में निकालना पड़ता डाया के साथ, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द जेट इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया हुआ है, मतलब क्यू दिया हुआ है, स्मॉल क्यू, जिसे हम नंबर ऑफ जेट के 1 के हिसाब से देखते हैं। तो 1 जेट का जो डिस्चार्ज है वो कितना है, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद इफ जेट डिफ्लेक्शन एंगल इज 120, मतलब यहां से जब हम जेट डिफ्लेक्शन एंगल की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पर प्लेन कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पर प्लेन हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वाली चीज कैसे जा रही होती है, ये वाली चीज डिफ्लेक्ट कैसे हो रखी होती है, ऐसे, और इधर को ऐसे। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप सामने से देखोगे, अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को सॉरी आप यहाँ से देखोगे, ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री घूम जाएगा, और यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर आप बकेट को कैसा देखोगे, बकेट को देखोगे आप इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो v जा रही है, ये v तो ऐसे जा रही है, साथ ही यहाँ पर जो आपके पास बकेट से VR2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होके कितने एंगल से, 120 एंगल से डिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ का जो एंगल है फाई, जो यहाँ का एंगल है फाई, वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमारे पास फाई की वैल्यू है 60 डिग्री, जो कि हम फॉर्मूले में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द फ्लो इज आइडियल, फ्लो इज आइडियल, तो आपको याद होगा एक हम फॉर्मूला लिया करते हैं एम डॉट के हिसाब से, जो पावर डेवलप्ड है। पावर डेवलप्ड बेसिकली क्या होती है, पावर डेवलप्ड जो होती है उससे कंफ्यूज मत होना, पावर डेवलप्ड बेसिकली हमारी होती है जो हमारी रनर पावर प्रोड्यूस हुई है, जो हमारी रनर पावर प्रोड्यूस हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर डेवलप्ड। तो आरपी हमने बार बार इसका डेरिवेशन किया है, क्या होता है, एम डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू, या फिर फाई के टर्म्स में हमने सीधा इसको डिराइव कर रखा है, क्या, एम डॉट v माइनस यू या v1 माइनस u1, जनरली हमने उन्हें v1 और u1 के सेंस में लिया है हमेशा, ठीक है। तो v1 माइनस u1 इंटू 1 प्लस k कोस फाई इंटू u1, 1 प्लस k कोस फाई इंटू u1। अच्छे से मैंने आपको फिजिकल मीनिंग बताया हुआ है। k जो होता है वो बेसिकली हमारे पास VR2 डिवाइडेड बाई VR1 को शो करता है। तो यहाँ पर ये k क्या है, आइडियल है, तो क्या है, ये 1 है। आइडियल का मतलब हुआ स्मूथ फ्लो हो रहा है, ये एक वैल्यू हो गई 1। तो यहां से आप सीधा निकाल सकते हैं एम डॉट की वैल्यू क्या, एम डॉट क्या है हमारा, सीधा रो इंटू क्यू। एम डॉट क्या है, रो इंटू क्यू। आपको याद है ना एम डॉट क्या होता है, किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर रो क्यू हो जाएगा क्या, रो क्यू, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा, किलोग्राम पर सेकेंड। तो रो क्यू इंटू v1 माइनस यू इंटू 1 प्लस कोस 60 डिग्री इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पर v1 की वैल्यू रख दूं 25,
यहाँ पर u की वैल्यू रख दी, u1 की वैल्यू 10, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए 1000 इंटू यहाँ से q की वैल्यू 0.1 इंटू यहाँ पर ये 15 इंटू ये 1 प्लस cos 60 इंटू 10, ठीक है, वैल्यू बताइए इसकी क्या होगी जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आशुतोष जी, बहुत बढ़िया लवी जी, बहुत बढ़िया। 22.5 किलोवाट, 22.5 किलोवाट, वेरी गुड, ये आ गई हमारी रनर पावर, वेरी गुड, ठीक। तो उम्मीद है यहां से ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए क्लियर हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है, क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके ओके, गुड गुड, चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है ए पेल्टन व्हील, ए पेल्टन व्हील, ए पेल्टन व्हील with single jet rotates at 600 rpm. The velocity of the jet from the nozzle is 100 meter per second if the ratio of the vane velocity to jet velocity is 0.44. What is the diameter of the Pelton wheel? What is the diameter of the Pelton wheel? Options हैं 0.7 मीटर, 1.4 मीटर, 2.1 मीटर एंड 2.8 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आप अब इस चीज को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताइए। ठीक है, गिवन क्या क्या है मुझे यहाँ पर, ये जो रोटेट हो रहा है 600 से, मतलब n की वैल्यू गिवन है आपको 600 आरपीएम। द वेलोसिटी ऑफ द जेट फ्रॉम द नोजल इज 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 आपको 100 मीटर पर सेकेंड दिया है। इफ द रेशियो ऑफ द वेन वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी इज 0.44, तो वेन वेलोसिटी मेरे लिए क्या है u। ठीक है, u अपॉन जो हमारे पास जेट वेलोसिटी है v1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.44, है ना। तो यहां से आप u1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि v1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, u1 v1 आपको समझ में आ ही रहे होंगे। अब बार बार मैं ये फिगर बना रहा हूं इसीलिए जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, ये 4 बकेट का ही ले लो अब। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये ऐसे आ रहा है, तो ये हमारे पास v1 हुआ और ये हमारे पास ये हमारे पास यहाँ का वेलोसिटी u हुआ। ठीक है, u1 v1 और u1 में क्या अंतर होता है ये आपको अच्छे से पता है। ये सॉलिड की वेलोसिटी है u1 और ये v1 क्या है वाटर की वेलोसिटी, ये अच्छे से आपको पता है। तो यहाँ से u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.44 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ठीक है u1 अपॉन v1 की वैल्यू 0.44 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई 44 मीटर पर सेकेंड u1 की वैल्यू। बट आपको निकालना क्या है द डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील।
तो डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील पेरिफेरल के हिसाब से क्या कौन सा रिलेशन होता है, तुरंत हम किस पर जाएंगे कि पेरिफेरल स्पीड के बराबर होगा पाई डी एन बाई 60। ठीक है, अगर n यहाँ पर आरपीएम है तो पाई डी एन बाई 60, अभी हमने समझा भी था उस चीज को अच्छे से, तो u इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 से सीधा आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी u मतलब 44 इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई इंटू n कितना है 600। यहाँ आरपीएम है इसलिए हमने यहाँ पर 600 लिया है। ठीक है, अगर यहाँ आरपीएस होता तो 60 नहीं लेना होता। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1.4, बहुत सही, 1.4 मीटर, वेरी गुड। ठीक है, उम्मीद है अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली। ठीक है, मैंने आपको गेट से ऊपर के लेवल के भी क्वेश्चंस करा दिए जिसमें कहीं ना कहीं हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे थे, जो मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया आज भी कराया। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो जनरली आपको गेट और ईएससी में देखने को मिलते रहते हैं। वो ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 1 मार्क में ये वाला क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, या फिर ईएससी में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच आपको इजीली पता होनी चाहिए कि वो चीजें हैं क्या, बस फिजिकल मीनिंग पता हो ना तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ठीक, यहां पर ये क्वेश्चन लिखेगा द ओवरऑल efficiency of a Pelton turbine is 70% if the mechanical efficiency is 85%. What is the hydraulic efficiency? What is the hydraulic efficiency? अब भाई सिंपल सी बात है, मैं सारे एग्जाम्स को यहाँ लेके चल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके जेई लेवल का। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है इफिशिएंसी का क्या रिलेशन होता है, इफिशिएंसी में एक दूसरे इफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आंसर निकालिएगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शंस हैं, ए है 59.5%, बी है 72.3%, सी है 81.5% एंड डी है 82.4%। और अगर मैंने जेई बोल दिया तो कैलसी को साइड कर दो। ठीक है, तब कैलकुलेशन करना, पहले कैलसी को साइड करके फिर कैलकुलेशन करना। तो द ओवरऑल इफिशिएंसी ईटा ओवरऑल दे रखा है 0.7। ठीक है, 70% को मैंने 0.7 लिया। ईटा मैकेनिकल दे रखा है 0.85, तो ईटा हाइड्रोलिक बताना है। आपको पता है रिलेशन पता है, ईटा ओवरऑल इक्वल टू ईटा एम इंटू ईटा एच। ठीक है, बस यहां से आंसर आ जाएगा ईटा एच इक्वल टू 0.7 अपॉन 0.85। आंसर बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से। वेरी गुड निवेश जी, वेरी गुड लवी जी, बहुत बढ़िया, 82.4, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड सांगी जी, बहुत बढ़िया, 0.82 या 82.4 के सेंस में। ठीक, गुड। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से अब। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि यार ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, ठीक है, तो हम तो आराम से निकाल लेंगे, कोई टफ नहीं है फिर फ्लूइड मशीनरी के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको गेट, ईएससी एंड जेई तीनों लेवल के क्वेश्चंस की बात कर ली है और ये इजीली आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है। गुड सोमेश जी, गुड। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। द स्पीड रेशियो of a Pelton wheel operating under a head of 900 meter is 0.45. ठीक है, what is the
peripheral velocity of turbine wheel? What is the peripheral velocity of turbine wheel? ठीक है, ए ऑप्शन है 28 मीटर पर सेकेंड, बी है 96 मीटर पर सेकेंड, सी है 42 मीटर पर सेकेंड एंड डी है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे कीजिएगा, ठीक, जल्दी से यहाँ पर आंसर इसका कीजिएगा। मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से आप इसे कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से जल्दी से। Water having a density of 1000 kilogram per meter cube issues from a nozzle with a velocity of 10 meter per second and the jet strikes a bucket mounted on a Pelton wheel rotates at 10 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान से समझना, यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड है। ओके, फुल स्टॉप। द mean diameter of the wheel is 1 meter. The jet is split into two equal streams by bucket such that each stream is, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं इसके आगे, is deflected by 120 डिग्री। ओके, फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड समझना है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्टेड समझना है। ठीक है, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड, आपको क्वेश्चन बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क exerted by the water, magnitude of the torque exerted by the water on the wheel per unit mass flow rate of the incoming jet is, ठीक है, ऑप्शंस हैं 0 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझना, किलोग्राम पर सेकेंड मतलब m डॉट से डिवाइड करना है, m डॉट से जो हमारे पास टॉर्क आएगा उसे डिवाइड करना है। और टॉर्क में क्या होती है, रनर पावर वाली चीज याद है ना, जब मैंने आपको डिराइव करवाया था टॉर्क डिराइव करवाया था, याद होगा, उम्मीद है आपको। ठीक है, वहां से ओमेगा का सेंस भी आया था। ठीक है, तो यहां से पर किलोग्राम पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, m डॉट। ठीक, बी ऑप्शन है 1.25 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम पर सेकेंड, सी है 2.5 सेम एंड डी है 3.75 सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा 60, वेरी गुड। ठीक है, बार बार मुझे इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत नहीं है, आपने सबने आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड, 60। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया 60, बहुत बढ़िया। लवी जी, आशुतोष जी, निवेदित जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी ने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा। ठीक है, 60 इसका आंसर आया। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए टाइम लीजिए। ठीक है, और मुझे इसका कल आंसर बताइएगा, क्लियर। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है,
कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। आप इसका मुझे कल आंसर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने पेल्टन व्हील से रिलेटेड कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन, द रिएक्शंस टरबाइन, ठीक है, उनके बारे में हम कल अब बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो और फिर इससे रिलेटेड आंसर निकालो, ठीक है। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। क्लियर, ठीक है। आज के लिए थैंक यू क्लास।